नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 15 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। चार इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 2047 तक इंडिया को अगर देखो 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाना है ना, तो देखो चार रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मतलब पैसा कहां से आएगा, उससे संबंधित रिफॉर्म्स हैं। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया को मेंटरिंग मूवमेंट की आवश्यकता है। मेंटरिंग मूवमेंट, मेंटरशिप की मूवमेंट, जो यूपीएससी की मेंटरशिप होती है ना, वैसे ही मेंटरशिप। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मिनरल डिप्लोमेसी से संबंधित। और फिर लास्ट आर्टिकल ईरान के क्राइसिस को मल्टी डायमेंशन से हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फाइनेंसिंग इंडियाज ग्रोथ से संबंधित है। मतलब देखो हम ना अक्सर ये सुनते रहते हैं कि 2047 से पहले ना इंडिया एक डेवलप नेशन होगा, इंडिया की इकोनॉमी का साइज 7 ट्रिलियन डॉलर्स होगा या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर्स होगा। देखो ये सारी चीजें ना सुनने में अच्छी लगती हैं, विजन अच्छा है, लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है अगर हमें इतने साइज की इकोनॉमी बनानी है तो पैसा कहां से आएगा। तो उसी थीम पर फोकस करता है ये आर्टिकल, फाइनेंसिंग इंडियाज ग्रोथ। मतलब इंडिया की ग्रोथ के लिए पैसा कहां से आएगा। तो इस आर्टिकल में कौन कौन से एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, ये सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल पर अगर हम डिपेंड करते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए तो ये रिस्की है। डोमेस्टिक सेविंग के क्या क्राइसिस है, हमें क्यों बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने की आवश्यकता है। एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सेंट्रल क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, देखो इंडिया को ना अगले 10 सालों में चाहिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। अब यूजली देखो डिबेट ना इस इशू पे होती है कि मैसिव ग्रोथ के लिए पैसा कितना चाहिए, लेकिन राइटर कहते हैं मैसिव ग्रोथ के लिए मतलब 2047 तक डेवलप बनने के लिए पैसा कितना चाहिए, यह डिबेटिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यह होना चाहिए कि जिस पैसे की आवश्यकता है वो पैसा कितना ड्यूरेबल है, मतलब कितने समय के लिए वो पैसा मिल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर सरकार को पैसा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से मिल रहा है ग्रोथ के लिए तो ये रिस्की है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, फॉरेन कैपिटल, विदेश से पैसा आ रहा है। अब देखो ये जो फॉरेन कैपिटल है ना, ये हॉट मनी की तरह होता है, आज है कल वापस चला जाएगा। तो उस पैसे की सहायता से हम ग्रोथ नहीं अचीव कर सकते। तो ना चार प्रायोरिटीज बताई हैं, चार रिफॉर्म्स राइटर ने बताए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए ना, कितना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने समय के लिए वो पैसा चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है डोमेस्टिक सेविंग को रीबिल्ड करना। ये चार प्रायोरिटीज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक सेविंग को रीबिल्ड करना, बैंक से मार्केट की तरफ शिफ्ट करना, मार्केट का मतलब यहां पे बॉन्ड मार्केट, बैंक से बॉन्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट करना, कैपिटल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना और स्टार्टअप्स का फायदा उठाना। ये चार रिफॉर्म्स की बात राइटर करते हैं और एक एक करके इन्हीं चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक सेविंग से संबंधित पॉइंट है। देखो इकोनॉमी का बेसिक रूल है, इन्वेस्टमेंट कहां से आती है, इन्वेस्टमेंट आती है सेविंग से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मान लो अपना पैसा सेव करके रखते हो बैंक में, फिर बैंक देखो उस पैसे को एज ए लोन देता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है बैंक। तो मतलब जितना ज्यादा बैंकों में सेविंग जाएगी उतना बैंक ज्यादा लोन देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, राइट। मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखो दिक्कत यहां पे ये है, अभी ना इंडिया का ग्रोथ मॉडल जो है वो डोमेस्टिक सेविंग पे टिका है, डोमेस्टिक सेविंग पे टिका है अभी। लेकिन डेटा ये कहता है कि अब डोमेस्टिक सेविंग जो है ना वो रिलेटिवली कम होती जा रही है और हमारे देश के जीडीपी का सिर्फ 5.3% ऑफ जीडीपी रह गई है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग। ये कई दशकों का लो है, पहले ज्यादा हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ 5.3% ऑफ जीडीपी रह गई है डोमेस्टिक सेविंग। मतलब लोग जितना बचा के रखते हैं वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफी कम रह गया है। और दूसरी तरफ हाउस होल्ड डेट बढ़ गया है,
हाउस होल्ड डेट जो है वो 40% से ऊपर चला गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, लोग कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कर्ज लेके फैक्ट्री लगा रहे हो तो वो आपकी एसेट बन जाती है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, लोग कर्ज ले रहे हैं यानी लोन ले रहे हैं कंजम्पशन के लिए, नया फोन लेने के लिए, घूमने के लिए, शादी के लिए। अब इससे एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, यह दिक्कत है। नया फोन आईफोन आता है 1.5 लाख का, 2 लाख का, लोग 10,000 रुपए देते हैं, बाकी कहते हैं ईएमआई से काट लेना। यह कल्चर सही नहीं है, मतलब इससे एसेट नहीं क्रिएट होगा, समझ गए? ये दिक्कत है। हालांकि देखो, लोग पहले की अपेक्षा कर ज्यादा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में, बट वो पैसा भी ना वोलेटाइल है। वो पैसा क्या है? वो पैसा वोलेटाइल है। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म स्टेबल सेविंग। जैसे लोगों ने पेंशन फंड में डाला कि हाँ भाई रिटायर होने के बाद पेंशन लेंगे, 25-30 सालों के लिए बस पेंशन फंड में डाल रहे हैं पैसा। लोगों ने इंश्योरेंस स्कीम खरीद ली, हर साल पैसा दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। ये जो पैसा होता है ना, ये लॉन्ग टर्म सेविंग जो है, पेंशन फंड वाला, इंश्योरेंस वाला, ये पैसा असली काम का है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए सरकार को मिल जाता है और इसके लिए, इसकी सहायता से बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। समझ गए? तो पहला पॉइंट ये है डोमेस्टिक सेविंग से संबंधित हमें किन चीजों पे फोकस करना है। अब आते हैं बैंकिंग सिस्टम पर। देखो, अभी ना बैंक्स की हालत थोड़ी अच्छी है रिलेटिवली। एनपीएस जो है बैंक के, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ना, आज के समय में रिलेटिवली कम है। आप कंसेप्ट समझो जिसकी अभी अभी हमने बात की। बैंक देखो एसेट लायबिलिटी मिसमैच फेस करते हैं, एएलएम क्या है? देखो, बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? जैसे मैंने बताया, बैंकों के पास पैसा हम ही लोग तो जमा करवाते हैं। हमारा एफडीज, सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा है वो सब बैंकों के पास में होता है, इसे ही वो लोन के तौर पे देते हैं। लेकिन ये पैसा भी देखो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हम इस पैसे को निकाल लेते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में निकाल लेते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए 20-25 सालों के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जो बात हमने अभी की, तो यहीं पर एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। ये तो वही बात हो गई। आप देखो, अपने दोस्त से ना 1 हफ्ते के लिए पैसा उधार लेके 20 सालों के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोस्त 1 हफ्ते बाद तो आपसे मांगेगा ना, आपको चाहिए 20 सालों के लिए। ये तो वही बात हो गई। तो बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। बैंक्स तो देखो एमएसएमईज को लोन दे दिया 2-4 सालों के लिए, रिटेल में लोन दे दिया, बस उसके लिए सही है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने हैं, उसके लिए बैंक सुटेबल नहीं है। तो इसके लिए ना हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप करनी होगी। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है, इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए। ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो बिकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा है वो देखो मिल जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू कंपनीज को। तो ये पहला रिफॉर्म है जिसकी बात करते हैं। राइटर देखो ये बोलते हैं बॉन्ड मार्केट जो है पहले के अपेक्षाकृत बड़ा तो है, लेकिन अभी भी ना जीडीपी के कंपैरिजन में ना बॉन्ड मार्केट बहुत छोटा है। सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे टाटा, रिलायंस टाइप, उन्हीं को पैसा मिलता है, उन्हीं पे लोगों का ट्रस्ट है। लेकिन लोग ना, मतलब जो कॉमन मैन है, अभी भी जो बॉन्ड है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड, वो परचेज करता नहीं है। दूसरे देशों में, यूएसए में आप देखोगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो मार्केट है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ये दिक्कत है। ये सारे इश्यूज हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में। शैलो है, जीडीपी के कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ अच्छी कंपनीज टाटा, रिलायंस, इन्हीं के बॉन्ड परचेज करते हैं। लिक्विडिटी, मतलब एक बार मैंने बॉन्ड परचेज कर लिया, अब मैं उसे बेचना चाहता हूं तो आसानी से देखो वो बिकता नहीं है। सेकेंडरी मार्केट जो है उसकी ट्रेडिंग बहुत कम है। ये सारी दिक्कत है। तो फिर पॉइंट वही, हमें चाहिए इंश्योरेंस और पेंशन फंड जो लोगों से उनकी सेविंग ले और उसका पैसा फिर यूज हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्हें जो ये पेंशन फंड और दूसरा इंश्योरेंस फंड का पैसा होता है ना, इन्हें पेशेंट कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास पैसा ना लंबे समय तक रहता है, पेशेंट कैपिटल। तो ये पहला पॉइंट है। अब आते हैं देखो दूसरे पॉइंट पे, इंप्रूव कैपिटल एफिशिएंसी। अब ये पॉइंट देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक टर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या है इंक्रीमेंटल?
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। मैं आपको बिल्कुल से बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। ICOR का मतलब क्या है? मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे अभी ना मान लो 100 रुपए आपने किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट किए और 4 पेन प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो आपको ना एक यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, 4 के बजाय 5 पेन आपको प्रोड्यूस करने हैं फैक्ट्री में। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? यह मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो का। सिंपल भाषा में यह रेशो हमें बताती है कि मशीन कितनी एफिशिएंट है। अगर देखो ICOR कम है, ICOR कम है तो मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, अच्छी चीज है। लेकिन ICOR ज्यादा है तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लग रहा है, और ICOR ज्यादा है मतलब पैसा वेस्ट हो रहा है, उतनी एफिशिएंसी नहीं है। समझ गए? ये सिंपल भाषा में मतलब है ICOR का। लेकिन अभी दिक्कत की बात देखो ये है, ICOR ना इंडिया में बहुत ज्यादा है, 4 से लेके 5.5 के बीच में है। बहुत हाई है ये दूसरे देशों के कंपैरिजन में। मतलब हमें ना ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक ब्रिज है जो रुका हुआ है, जिसका काम क्यों रुका हुआ है? लैंड एक्विजिशन इशू है अब, या फिर दूसरे कोई स्लो अप्रूवल है। अब इसकी वजह से देखो कितना प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। क्योंकि देखो जब प्रोजेक्ट लेट होता है ना तो कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है उस प्रोजेक्ट की। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हमारे देश में सालों लग जाते हैं। तो एफिशिएंसी कम है हमारे देश में, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। और एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे? एफिशिएंसी बढ़ेगी सिस्टम को एफिशिएंट बना के। मतलब रेगुलेशन जल्दी जल्दी हो, अप्रूवल जल्दी जल्दी मिले, कोर्ट में केस जाता है तो जल्दी जल्दी सोल्व हो, हर चीज जल्दी जल्दी होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। मशीनें बढ़िया प्रोडक्टिविटी लेके आए। अब इससे जो ICOR है ना वो कम होगा, और कैपिटल की जो एफिशिएंसी है ना, मतलब जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसका सही यूज हो पाएगा। समझे? अपने को ये ICOR जो है ये कम करने की जरूरत है। फिर लास्ट आता है स्टार्टअप एंड डीप टेक। स्टार्टअप देखो, अक्सर ना हम स्टार्टअप्स को सिर्फ ना ऐप समझ लेते हैं। नए स्टार्टअप मतलब ऐप, नई ऐप नहीं। स्टार्टअप्स का ना आप ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना आप रोल समझिए। स्टार्टअप्स और जो ये डीप टेक फर्म्स होती है ना, ये देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। ये लोग ना कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। नए नए जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वेस्टेज कई बार कम करते हैं। हाँ ठीक है, आप बोलोगे सर नए स्टार्टअप तो कई बार कैश बर्न करते हैं। वो कैश बर्न तो देखो मार्केट कैप्चर करने की उनकी स्ट्रेटेजी होती है। अदरवाइज देखो ये ना टेक्नोलॉजी नई लेके आते हैं और इस वजह से ना कैपिटल का अच्छे से यूज कर पाते हैं, वेस्टेज कम से कम ये कर पाते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल फैक्ट्री है जो जिसमें देखो टेक्नोलॉजी का कमी यूज है, हर जगह ह्यूमन बींग्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक AI ड्रिवन फैक्ट्री है, वहां पे वेस्टेज कम से कम होगी। मुझे पता है आपके मन में आएगा कि सर AI जॉब ले जाएगी तो फिर जॉब कहां से मिलेगी। वो देखो एक अलग इशू ऑफ डिबेट है, लेकिन बात यहां पे ना प्रोडक्टिविटी की हो रही है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्री हैं, चाइना जैसे देश हैं, वहां पे देखो फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा AI का और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। वहां पे इसीलिए एफिशिएंसी ज्यादा है, वहां पे इसीलिए ICOR कम है। हमारे देश में भी ना हम ऐसा कर सकते हैं जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में ना लिंक स्ट्रोंग होना चाहिए। तो मेनली देखो ये 4 रिफॉर्म्स की हमने बात की। लास्ट में ना कंक्लूजन में राइटर क्या बोलते हैं, देखो इंडिया का जो सपना है ना ये कि हाँ भाई 2047 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने को बनानी है। सपना तो देखो अचीवेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने को ना सपने को अचीव करने के लिए जो पैसा चाहिए ना, जो फाइनेंस चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी अपने को बदलनी पड़ेगी। और उसी के लिए 4 पिलर्स राइटर ने दिए। पहला पिलर कौन सा था आप बताओ? पहला पिलर कौन सा था? पहला पिलर था सेविंग वाला, डोमेस्टिक सेविंग वाला। दूसरा पिलर कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला। तीसरा पिलर कौन था?
तीसरा पिलर था ICOR को कम करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। चौथा पिलर स्टार्टअप्स को अच्छे से यूज करना है। तो ये 4 पिलर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में ना मेंटरिंग मूवमेंट की आवश्यकता से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 इकोनॉमी के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप समझो। आप ना आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हो, डिग्री उनके पास में है लेकिन जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलती। हर साल देखो 1 करोड़ जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं, वो देखो जॉब मार्केट में आते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास में ना सिर्फ पढ़ाई है, उनके पास सिर्फ डिग्री है, लेकिन उन्होंने ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो काम करना है वो नहीं सीखा है। जैसे मैं आपको ना एक केस स्टडी की सहायता से बताता हूं। मान लो महेश है। महेश गांव का पहला लड़का है जो देखो कॉलेज गया, उसने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की, लेकिन देखो महेश की ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको डिग्री तो मिल गई लेकिन महेश को यह नहीं पता कि ईमेल कैसे लिखते हैं, महेश को नहीं पता कि ईमेल कैसे लिखते हैं। वो देखो जहां पे ईमेल का सब्जेक्ट लिखना होता है ना कि किस बारे में है ईमेल, वहां पे जहां पे सब्जेक्ट लिखना होता है वो पूरी मेल लिख देता है। महेश को नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या बोलना है, महेश को यह भी नहीं पता कि ऑफिस में कैसे बिहेव करना है। तो देखो महेश के जो पिताजी हैं वो किसान हैं, उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ नहीं पता, लेकिन महेश को गाइड करने वाला कोई नहीं है, यह दिक्कत है। दूसरी तरफ देखो महेश का एक दोस्त है राहुल। अब राहुल के जो पापा है ना, राहुल के पापा बैंक मैनेजर हैं, उसके अंकल CA हैं, चाचा IAS हैं। राहुल को तो देखो बचपन से ही पता है कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू में क्या बोलना होता है, उसके पास में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। इसके अलावा उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी पता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है। तो यहीं पे देखो असली जो गैप है वो इमर्ज होके आता है। महेश के पास डिग्री है लेकिन गाइडेंस नहीं है, लेकिन राहुल के पास में दोनों है। राहुल के पास में डिग्री भी है और गाइडेंस भी है। अब यहां पे सॉल्यूशन आता है मेंटरिंग का। यहां पे सॉल्यूशन क्या आता है? यहां पे सॉल्यूशन आता है मेंटरिंग का। आप बोलोगे सर मेंटरिंग का मतलब क्या है? वैसे तो देखो आपको पता ही है, यूपीएससी में तो मतलब IAS की कोचिंग में मेंटरशिप तो फेमस है। देखो मेंटरिंग मतलब एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जो आपको रास्ता दिखाता है। मेंटरशिप मतलब एक ट्यूशन नहीं है, मेंटरशिप मतलब एक रिलेशनशिप है। मेंटर देखो क्या करता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, आपका डर समझता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो आपको ना स्विमिंग सीखनी है या फिर ड्राइविंग सीखनी है। अब या तो आप ना एक किताब पढ़ लो और किताब पढ़ के गाड़ी चलाना सीख लो या फिर स्विमिंग सीख लो, लेकिन देखो जो मेंटर होता है ना, क्योंकि आप किताब पढ़ के ड्राइविंग या फिर स्विमिंग नहीं सीख सकते, तो असली मेंटर देखो वो होता है जो खुद एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है या फिर एक्सपीरियंस्ड स्विमर है। वो आपके साथ ड्राइविंग सीट पे बैठता है, आपके साथ स्विमिंग पूल में कूदता है और फिर आपको बताता है कि बेटा यहां पे गलती कर रहे हो, यहां पे आपको डर लग रहा है, वो आपका डर खोलता है। मतलब वो आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है कि आपकी दिक्कत क्या है। वो होता है असली मेंटर। और देखो लिंक्डइन का ना रिसर्च डेटा ये बोलता है, यहां पे अभी आएगा, लिंक्डइन का रिसर्च डेटा ये बोलता है कि आज ना कंपनीज ना सॉफ्ट स्किल्स मांगती हैं। कंपनीज चाहती हैं कि हमारे एम्प्लॉइज के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, उनको अच्छे से बात करना आए, उनके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों और बदलाव के साथ वो चले। मतलब उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी जो स्किल्स है ना, ये सारी स्किल्स देखो किताबों में नहीं मिलती, ये सारी स्किल्स मिलती है मेंटर से। एक ऑर्गेनाइजेशन है मेंटर टुगेदर, यहां पे आएगा अभी, ये रहा मेंटर टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने देखो 15 साल रिसर्च किया और इन्होंने ना अपनी रिसर्च में ये पाया कि मेंटरिंग से ना बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और उनके जो डिसीजंस हैं वो काफी बेहतर होते हैं। ये इन्होंने अपनी 15 साल की रिसर्च से पाया। और यहां पे फिर देखो राइटर ना लड़कियों का एक स्पेशल केस देते हैं। इंडिया में ना लड़कियां देखो पढ़ाई में ना लड़कों के बराबर हैं, लेकिन 40% से कम लड़कियां जॉब करती हैं। हायर एजुकेशन में आप देखोगे ना जितने लड़के हैं ऑलमोस्ट उतनी लड़कियां हैं, लेकिन
फिर बाद में हायर एजुकेशन के बाद जॉब करने की बारी आती है तो लड़कियों की परसेंटेज लड़कों के मुकाबले में काफी कम है। और इसका एक हिडन रीजन जानते हो क्या है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब देखो, लड़कों के पास में ना कॉन्टैक्ट्स ज्यादा होते हैं, और ये ना जॉब मार्केट का रूल है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानते हो और उतने ही आपकी जो जॉब लगने की संभावना है वो ज्यादा है। क्योंकि लड़कियों के पास में कॉन्टैक्ट्स कम होते हैं, इस वजह से ना उनकी जॉब कम लग पाती है लड़कों के मुकाबले में। तो आगे क्या करना चाहिए? देखो, हमारे देश को ना एक मेंटरिंग मूवमेंट की आवश्यकता है। सरकार, कंपनीज, एनजीओज सबको ना मिलकर काम करना होगा। सरकार क्या बनाए? सरकार देखो पॉलिसीज बनाए, स्कूल कॉलेजेस में मेंटरिंग ऐड करे। मतलब स्कूल में और कॉलेजेस में ये कंपलसरी होना चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है वो स्टूडेंट को सिखाए जिन भी स्किल्स की आवश्यकता है जॉब लगने में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। फिर कंपनीज क्या करें? कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो देखो वॉलंटियर करें, वो यंग लोगों को सिखाएं। समझ गए? ये कुछ कंपलसरी भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार देखो वॉलंटियर मूवमेंट जब चलती है ना उतनी सफल नहीं होती। फिर हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, जो वॉलंटियर होते हैं फिर वो अच्छे से दिल से सिखाते भी हैं। किसी चीज को आप कंपलसरी कर देते हो कई बार तो वो फॉर्मेलिटी भी रह जाती है, ऐसा भी हो जाता है। फिर एनजीओज उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है कि वो इस डायरेक्शन में ट्रेनिंग दें, क्वालिटी चेक करें कि अच्छे से मेंटरिंग मूवमेंट हमारे देश में चल रही है या नहीं चल रही है। लास्ट में देखो फाइनल थॉट्स क्या है, राइटर क्या बोलते हैं? फाइनल थॉट्स देखो ये हैं, अगर देखो हर हार्डवर्किंग इंसान साल में सिर्फ एक बच्चे को भी गाइड कर देना, सिर्फ एक बच्चे को, तो देखो कितने महेश जैसे जो लोग हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो गांव के बच्चे थे जिन्होंने पहली बार कॉलेज में डिग्री हासिल की और लेकिन बाद में उनको कुछ भी मेंटरशिप अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से वो वापस गांव में आके रहने लगे। मेंटरशिप देखो असली सोशल जस्टिस है। अमीर बच्चे के पास में नेटवर्क होता है, लेकिन महेश जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास सिर्फ डिग्री होती है, और जो मेंटरिंग है यही जो गैप है उसको फिल कर देता है गरीब और अमीर के बीच के। समझ गए? तो जब भी देखो यूथ इंपावरमेंट से रिलेटेड आपको कुछ लिखना हो या फिर स्किलिंग से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो वहां पे आप मेंटरिंग का मेंशन जरूर करें। आमतौर पे ये जो डायमेंशन है वो ऐड होती नहीं है, तो मेंटरिंग वाली जो डायमेंशन है वो जरूर ऐड करो आप वहां पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की ना मिनरल डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज ना इंडिया को ना अपनी फ्यूचर एनर्जी नीड्स के लिए और दूसरी नीड्स के लिए ना मिनरल्स चाहिए, लेकिन आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, इनको देखो सिर्फ खोजना सक्सेस हासिल करने के समान नहीं है। खुदाई तो इनकी हो जाती है आसानी से, लेकिन बाद में इनकी जो प्रोसेसिंग वगैरह है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है। और इंडिया नहीं चाहता कि जैसे मेडिसिन में एपीआई होता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अब एपीआई के लिए ना इंडिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि मिनरल्स के लिए भी इंडिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। तो इस आर्टिकल में ना राइटर बताते हैं कि हमें ना हर कंट्री के साथ में ना अलग मिनरल डिप्लोमेसी वाली स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। और देखो सबसे पहले बेसिक्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर ही चुके हैं। आज के समय में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ना जान है, हर जगह यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में। समझ गए? तो इनकी इंपॉर्टेंस हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है, देखो चाइना जो है आज ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन को ना कंट्रोल करता है, ना सिर्फ माइनिंग बल्कि प्रोसेसिंग में भी ना चाइना राजा है आज के समय में। अब चाइना जो है ना एक्सपोर्ट भी कंट्रोल कर रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल करना मतलब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को ना एक हथियार के तौर पे, एक वेपन के तौर पे चाइना इस्तेमाल कर रहा है। कल को मान लो इंडिया के साथ टेंशन हो गई, बॉर्डर पे कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो चाइना तो क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में नहीं आने देगा।
तो इंडिया के लिए ना अभी डू और डाई वाली सिचुएशन है, हमें चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। हम चाइना के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए ना इंडिया ने ना पिछले 5 सालों में ना 12 से ज्यादा पार्टनरशिप्स की हैं क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंश्योर करने के लिए। वैसे इंडिया ने अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो भी स्ट्रोंग की है, लेकिन अब आर्टिकल में हम समझेंगे इंडिया ने अलग अलग देशों के साथ में जो पार्टनरशिप साइन की है क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में, वो आज कहां स्टैंड कर रही हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 2022 में ना 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन की थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ना हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए ना सबसे स्टेबल पार्टनर है। क्यों भाई? ऑस्ट्रेलिया में देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और लिथियम कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स के रिजर्व हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। और यार एक बात देखो ना, ऑस्ट्रेलिया और हमारा विजन भी सेम है, हम दोनों क्वाड में हैं, दोनों चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम करना चाहते हैं, तो दोनों का विजन भी सेम है। तो अभी तक चाइना के साथ जो पार्टनरशिप साइन की थी अभी तक क्या हुआ है? 5 स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं लिथियम और कोबाल्ट के लिए। यहां पे हमारी जो एक कंपनी है ना पीएसयू है, काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये वो पीएसयू है जो दूसरे देशों में जाके जो ये मिनरल्स वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर करती है। तो काबिल जो हमारा पीएसयू है ये काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 5 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। कुल मिला के देखो ऑस्ट्रेलिया ना हमारा इस दिशा में ना स्टेबल पार्टनर बन सकता है। अब दूसरे देश की बात करते हैं, जापान से देखो हमें ना मिनरल्स नहीं चाहिए। फिर आप बोलोगे चाहिए क्या? जापान से हमें चाहिए स्ट्रेटेजी। हुआ क्या था देखो, 2010 में ना चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, अब उसको लेकर ना टेंशंस क्रिएट हो गई थी। चाइना ने ना जापान को रेयर अर्थ देना बंद कर दिया था, लेकिन देखो जापान झुका नहीं पुष्पा की तरह। उन्होंने ना 3 काम तुरंत किए। सबसे पहला ना उन्होंने दूसरे देश ढूंढे जहां से वो रेयर अर्थ हासिल कर सकते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में कुछ भी रेयर अर्थ वाले जो मिनरल्स हैं उनको वापस निकालो, उनको रीयूज करो। दूसरा काम उन्होंने ये किया। तीसरा काम उन्होंने किया आर-एन-डी। जापान वाले साइंटिस्ट ने आर-एन-डी की बहुत ज्यादा, और उन्होंने बोला कि यार हम ना ऐसे गैजेट्स बनाएंगे जिसमें ना रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना वो कम से कम यूज हो। तो ये 3 काम उन्होंने किए और चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है ना वो इन्होंने कम कर दी। अब यही चीज ना इंडिया को जापान से सीखनी है कि भाई तुमने एक ऐसा किया, हमें भी बता दो, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तुम्हारी सिचुएशन 2010 में चाइना के साथ थी, वही हमारी आज के समय में है। तो इंडिया और जापान मिल के ना दूसरे देशों में, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज में जॉइंट एक्सट्रैक्शन, जॉइंट प्रोसेसिंग, इन सब चीजों पर फोकस कर सकते हैं। समझ गए? अब आता है तीसरी चीज, तीसरा है अफ्रीका। देखो अफ्रीका के पास में ना क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, खजाना है। नामीबिया, जाम्बिया, कोंगो, ये सारे देश, इनके पास, सबके पास में बढ़िया अच्छी खासी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इंडिया ने नामीबिया के साथ में लिथियम और यूरेनियम को लेके एक एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन चैलेंज क्या है? मतलब एग्रीमेंट तो देखो जाम्बिया के साथ भी किया कॉपर और कोबाल्ट को लेके। एक चैलेंज देखो यहां पे ना ये है, अफ्रीका नहीं चाहता कि अब सिर्फ दूसरे देशों की कंपनीज आएं और यहां पे खुदाई करें और क्रिटिकल मिनरल्स को यहां से लेके चले जाएं। चाइना ने यही तो किया था। चाइना क्या करता है, इन अफ्रीकन कंट्रीज में ना क्रिटिकल मिनरल्स की खुदाई करता और मिनरल्स को लेके चला जाता अपने देश में। फैक्ट्री कहां पे? चाइना में। लेकिन ये अफ्रीकन कंट्रीज अब चाहते हैं कि भैया हमारे यहां पे अगर क्रिटिकल मिनरल्स की खुदाई करो ना तो फैक्ट्री यहीं पे लगाओ, आप हमारे लोकल लोगों को जॉब्स दो। तो इंडिया को ना अब अफ्रीकन कंट्रीज के माइंडसेट के हिसाब से चलना होगा, चाइना की तरह नहीं चलना। फिर अब आगे चलते हैं, यूएस की बात करते हैं। अब यूएस के साथ आपको पता है हमारा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब देखो यूएस के राष्ट्रपति अभी ट्रंप हैं और आपको पता है ट्रंप तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह भी लगा दिए। और लेकिन देखो एक बात राइटर बोलते हैं, पॉलिटिकली ट्रंप के कार्यकाल में ना यूएस रिलायबल नहीं है, ये बात सच है। लेकिन
एक और चीज जो सच है वो ये है, यूएस के पास में ना टेक्नोलॉजी है चाइना जैसी या फिर उससे भी बढ़िया। हमें चाहिए यूएस से टेक्नोलॉजी। तो यूएसए और इंडिया के बीच में ना एक इनिशिएटिव है, ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव के अंदर ना हम रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और बैटरी रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो यूएसए से हासिल कर सकते हैं। अब जाहिर तौर पे ट्रंप जो है वो लेन देन में विश्वास करते हैं, तो इंडिया को कुछ देना पड़ेगा ये सब चीजें लेने के लिए। अब वो यही तो डिप्लोमेसी है, तो पूरा आर्टिकल जो है वो डिप्लोमेसी पे तो फोकस करता है। फिर आता है यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन चलता है रूल्स पे, रेगुलेशन पे। मतलब यूएसए से अलग यूरोपियन यूनियन ना रूल्स एंड रेगुलेशन पे बहुत फोकस करता है। तो उनके वहां पे एक एक्ट है, क्रिटिकल रॉ मिनरल्स एक्ट। अब यूरोपियन यूनियन वाले ना सर्कुलर इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग पे, रीयूज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ में काम करना है ना, तो देखो हमारी कंपनीज को ना नॉर्म्स अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे ESG नॉर्म्स होते हैं, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, कि कोई भी कंपनी इन नॉर्म्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमें माइनिंग अगर करनी है क्रिटिकल मिनरल्स की, तो सस्टेनेबल माइनिंग करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, गवर्नेंस उन कंपनीज की अच्छी है जो माइनिंग कर रही हैं। तब जाके यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं हमारी माइनिंग कंपनीज के साथ में काम करना पसंद करेंगी। फिर वेस्ट एशिया की बात करते हैं। देखो यूएई और सऊदी अरेबिया के पास में ना क्रिटिकल मिनरल्स शायद उतने ना हो, लेकिन उनके पास में पैसा बहुत है, तेल का पैसा है उनके पास में। वो ना अब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ना फंड बना रखे हैं, सोवरेन वेल्थ फंड, जो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन देशों के यूएई और सऊदी अरेबिया के जो सोवरेन वेल्थ फंड है ना, जो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड ना अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ना माइंस खरीद रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की माइंस। तो इंडिया के लिए ना ये मिड स्ट्रीम पार्टनर बन सकते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश। मतलब मिनरल अफ्रीका से निकलेगा और प्रोसेसिंग यूएई में होगी और यूज इंडिया में होगा। ये चैन बन सकती है। फिर देखो रशिया की भी बात की जाती है। राइटर बोलते हैं देखो रशिया के पास में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, लिथियम बहुत है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, वार की वजह से लॉजिस्टिक्स मुश्किल है। तो इसलिए रशिया के ऊपर ना फिलहाल की सिचुएशन में बहुत ज्यादा हम रिलाई कर नहीं सकते। रिश्ते तो उनके साथ में अच्छे हैं, लेकिन उनसे हम कुछ खरीदते हैं तो सैंक्शंस भी लग जाते हैं। वो खुद युद्ध में फंसा हुआ है रशिया, तो आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये वही देश हैं जिनमें से एक है वेनेजुला, जहां पे यूएसए ने अभी अटैक किया था। अब ये एरिया देखो इंडिया के लिए नया जरूर है, बट देखो यहां पे स्कोप काफी ज्यादा है। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, अब ये देश जो है ना, ये लिथियम ट्रायंगल भी इनको कहा जाता है। अर्जेंटीना, चिली, ये सब लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। हाल ही में इंडिया की जो कंपनी है ना काबिल खनिज विदेश लिमिटेड, वो वाली, उसने ना अर्जेंटीना में 200 करोड़ का एक एग्रीमेंट किया था। और चिली और पेरू जैसे देश कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दिक्कत यह है इंडिया को अफ्रीका की तरह वहां पे सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, बल्कि वहीं पे प्रोसेसिंग पे फोकस करना होगा कि जहां से मिनरल्स निकालें वहीं पे प्लांट लगाएं। इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। फिर लास्ट देश जिसकी बात की जाती है वो है कनाडा। कनाडा के पास में देखो निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। पहले तो देखो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बीच में ना थोड़े टेंस्ड थे खालिस्तान के इशू को लेके, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। वो ट्रूडो जो है वो जा चुके हैं, वहां के नए प्रधानमंत्री हैं जो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो वहां कनाडा में बहुत स्कोप है। और बल्कि देखो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी है अभी फिलहाल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में। तो ये जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो सकती है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। अब सबसे लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको ये पॉइंट अलग से समझाना चाहता हूं। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। राइटर बोलते हैं देखो जो एक मिनरल ओर होता है ना, यानी एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूं यहां से, हाँ, जो मिनरल ओर होता है ना वो है मतलब कच्चा माल। मिनरल ओर आप हासिल कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रिटिकल मिनरल्स मिल गए। असली दिक्कत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, असली दिक्कत है प्रोसेसिंग में। प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्रिटिकल मिनरल्स के मिनरल ओर्स को। मतलब अगर
हमने ना लिथियम खोद लिया लेकिन रिफाइन नहीं कर पाए, तो सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो इंडिया को ना अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइड करनी होगी। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम मतलब यहां से कच्चा माल लाओ, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे फोकस करो कच्चे माल के लिए, यानी मिनरल ओर के लिए। यहां से हम कच्चा माल ला सकते हैं मिनरल ओर्स का। फिर दूसरे नंबर पे है मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम मतलब देखो जहां पे ना मिनरल्स को साफ करके प्रोसेसिंग करके यूजेबल बनाया जाता है, मिड स्ट्रीम। अब ये मिड स्ट्रीम, जैसा आर्टिकल में मैंने बताया, मिड स्ट्रीम हो सकती है यूएई में या फिर जापान में। खुदाई कहां कर ली मिनरल्स की? खुदाई कर ली अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कनाडा से, या फिर लैटिन अमेरिका कंट्रीज से, जहां पे रिजर्व हैं, वहां से खुदाई करके हम ले आए, लेके उनको रिफाइनिंग उनकी कर दी, यूजेबल उनको बना लिया। वो वाला प्लांट लगा है यूएई में या फिर जापान में, जिसको नाम दिया गया है मिड स्ट्रीम। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या? डाउन स्ट्रीम जहां पे देखो फाइनल प्रोडक्ट और रिसर्च हो, फाइनल प्रोडक्ट बने और रिसर्च हो। ये हो सकता है यूरोपियन यूनियन वाले देशों में या फिर यूएसए में। तो ये तीन जो प्रोसेस है ना, तीन स्टेप्स जो है प्रोसेस में, उनको फॉलो करना जरूरी है। समझ गए? तो ये वाली चीज है, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइड करनी होगी, कौन से देश के साथ में कौन सी डिप्लोमेसी अपने को अपनानी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मिनरल डिप्लोमेसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ईरान के क्राइसिस से रिलेटेड है। सिलेबस में देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 28 दिसंबर 2025 से ईरान में ना जबरदस्त क्राइसिस चल रहे हैं। क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुए? ईरान की जो कैपिटल है ना तेहरान, वहां पे एक बाजार है, ग्रैंड बाजार। वहां पे जो मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट की थी। स्ट्राइक किस लिए स्टार्ट की? क्योंकि ईरान की जो करेंसी थी ना, रियाल, उसकी जो वैल्यू थी बहुत ज्यादा कम हो गई। अब ईरान की हिस्ट्री में ना जो ये ग्रैंड बाजार है ना, वो सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वहां की पॉलिटिक्स का ना एक बैरोमीटर है। आप इतिहास समझो, 1979 में ना ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, लेकिन उस समय पहले जो शाह डायनेस्टी थी उसको हटाने में भी ग्रैंड बाजार के जो मर्चेंट्स थे ना, उनका बहुत बड़ा हाथ था। जब ये ग्रैंड बाजार के दुकानदार स्ट्राइक पर जाते हैं ना ईरान में, तो मतलब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने स्ट्राइक्स की। पहला, जो वहां की करेंसी है रियाल, उसकी वैल्यू बिल्कुल मिट्टी हो गई है। और दूसरा, महंगाई इतनी ज्यादा है ईरान में कि जो आम आदमी है, आम औरत है, वो ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अब बड़े बड़े देखो रेवोल्यूशंस आए हैं, आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ब्रेड की दिक्कत थी, लोग ब्रेड नहीं परचेज कर पा रहे थे, याद है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो राइटर बोलते हैं देखो क्राइसिस ना शुरू में छोटे से थे, लेकिन अब वो ना स्नोबॉल में तब्दील हो गए हैं। स्नोबॉल समझते हो ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहाड़ों में ना बर्फ जमी है और शुरू में एक छोटा सा टुकड़ा बर्फ का चलता है, लेकिन वो पहाड़ से नीचे उतरता जाता है, नीचे उतरता जाता है, और बाद में वो बर्फ का गोला बन जाता है नीचे आते आते। तो अब ये जो क्राइसिस है ना, छोटे से थे शुरू में, लेकिन अब ये बर्फ के गोले में तब्दील हो गए हैं। जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है ईरान में 1979 में, तब से लेके सबसे बड़े क्राइसिस हैं ये ईरान में। मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि देखो ईरान में तो सर टेंशन्स हमेशा से रहती हैं, इस बार क्या अलग है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो वैसे तो आपको पता है ईरान के ऊपर ना बहुत जबरदस्त वाले वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच पाता, और जो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे देश यूज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मैसेज शेयर करने के लिए, वहां स्विफ्ट से ईरान जो है कट ऑफ है। मतलब इकोनॉमी जो थी बहुत ज्यादा डाउन थी ईरान की। लेकिन हुआ क्या, जून 2025 में ना वहां पे इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी, बाद में यूएसए ने भी की थी न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग। तो इससे ना ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टूट गया। जो ईरान की इकोनॉमी पहले से इतनी ज्यादा कमजोर थी, वो कतई वेंटिलेटर पे चली गई ईरान इजराइल के साथ में जब टेंशन्स क्रिएट हुई। और बची खुशी जो कसर थी वो सरकार ने पूरी कर दी। सरकार ने ना वहां ईरान की सरकार ने ना दो फैसले लिए। एक तो फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया,
फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया। और दूसरा देखो, वहां पे ना खाने पे कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाती थी, जैसे हमारे पीडीएस सिस्टम नहीं है, वहां पे भी कुछ फूड सब्सिडीज वगैरह दी जाती थी, वो फूड सब्सिडी वापस ले ली। तो जब दोनों चीजें हुई तो लोगों का फिर गुस्सा था वो देखो फूट पड़ा। और जब देखो खाने और तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर देखो पब्लिक के पास में कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो गोली खाने को तैयार हैं अभी ईरान में। सच क्या है, चलो ये चीज है, कितने लोग मारे गए हैं। देखो वेस्टर्न मीडिया तो ना बढ़ा चढ़ा के बताएगी जाहिर तौर पे कि हाँ 2000 लोग मर गए, 3000 लोग मर गए, 4000 लोग मर गए। और ईरान की जो स्टेट मीडिया है वो जाहिर तौर पे ये बताएगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने जवान शहीद हो गए। लेकिन देखो दोनों जो बोल रहे हैं ना वो एक प्रकार से वार की फोग है। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, आप देखते हो ना कितना दावा होता है, भर भर के झूठा दावा होता है। हमारी मीडिया भी करती है इस बार, मतलब आप सबने देखा होगा कि हम तो इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, ऐसी ऐसी खबरें हम सुन रहे थे। पाकिस्तान वाले तो और भी ज़्यादा। लेकिन देखो ये वार की फोग है, असली जो सच्चाई है ना दोनों के बीच में होती है कहीं ना कहीं। तो एग्जेजरेट करके दोनों बता रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया भी एग्जेजरेट करके बता रही है, ईरान की स्टेट मीडिया भी कम करके बता रही है। सच्चाई कहीं ना कहीं दोनों के बीच में है। और बात रही कि ईरान में तो हमेशा टेंशन्स होती हैं, देखो ये बात सच है। 2009 में ईरान में ग्रीन मूवमेंट हुई थी, फिर इसके बाद में 2019 में गैस प्रोटेस्ट हुए ईरान में, 2022 में वो हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, और एक बार फिर से प्रोटेस्ट तो ईरान में बार बार होते रहते हैं। लेकिन इस बार दिक्कत यह है प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा इंटेंस है और दूसरी तरफ एक्सटर्नल चैलेंज भी है। लगातार यूएस जो है वो धमकी दे रहा है कि हम इंटरवेंशन कर सकते हैं ईरान में, इजराइल भी धमकी दे रहा है। तो दोनों एक साथ अगर कन्वर्ज हो गए ना, एक तरफ अंदर ईरान लड़ रहा है किससे, प्रोटेस्टर से, और दूसरी तरफ बॉर्डर पे भी जो एक्सटर्नल एनिमी है जैसे यूएसए और इजराइल उन्होंने भी हमला कर दिया, तो फिर देखो ईरान की सरकार के लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन को मैनेज करना। और ना ईरान के जो प्रोक्सी हुआ करते थे ना किसी समय में, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हौथी रिबल्स, वो सब भी अब कमजोर पड़े हैं। तो ईरान जो है आज के समय में देखो बहुत कमजोर है। और ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी ना हाल ही में, बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला हेल्प ऑन इट्स वे। उन्होंने ईरान के लोगों को बोला कि आप ईरान के इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लीजिए, आप काफ़ी बहादुर हैं और आपको हेल्प आने वाली है। हेल्प आने वाली है तो इसका मतलब जाहिर तौर पे यूएस ने धमकी दी है कि हम इंटरवेंशन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट देखो राइटर बोलते हैं कि भैया एक बात बताऊं कि ना ठीक है ईरान बहुत कमज़ोर है और इस लेवल के चैलेंजेस उसने कभी नहीं फेस किए, लेकिन ना आप एक चीज़ देखो, एक चीज ये है कि वहां पे ईरान का जो रूलिंग सिस्टम है ना, जो रूल कर रहा है अभी, जो वहां के एलिट्स हैं, वो आइसोलेटेड नहीं है, उनको सपोर्ट है भाई। वहां के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 30 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब 3 करोड़ लोगों ने। उनकी पॉपुलेशन कुल 6 करोड़ के आसपास है, मतलब 3 करोड़ लोग तो सिस्टम पे विश्वास कर रहे हैं, उन्होंने वोट दिया। समझ रहे हो, 12 जनवरी को वहां पे ना प्रो गवर्नमेंट रैलीज भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो वेनेजुएला की तरह ज्यादातर लोग जो है नफरत ही कर रहे हैं राष्ट्रपति से, उसके सपोर्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां का जो एलिट्स हैं, वहां का जो सिस्टम है, उसे बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्रो गवर्नमेंट हैं। और वहां पे जो IRCGC है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, वो क्या है, वो जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है ना भाई, वो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल फोर्स है। वो मतलब धर्म से प्रेरित है, वो आखिरी बंदे तक लड़ेंगे वहां पे। मतलब समझ गए, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ रहे, वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है। तो इन लोगों को हराना उतना आसान नहीं है जितना मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान का जो रेजीम है वो गिरने वाला है। नहीं भाई, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए एक्सपर्ट्स को जब वो ईरान पे टिप्पणी कर रहे हैं। फिर राइटर बोलते हैं देखो, अगर यूएसए ने इंटरवेंशन किया ना, मान लो वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खामिनी, उनको गिरफ्तार कर लिया या फिर मार दिया गया, और जैसा वेनेजुएला में यूएसए ने किया कि सिर्फ जो लीडर है उसको मार दो या फिर किडनैप कर लो और सिस्टम चेंज कर दो। सिस्टम चेंज नहीं होगा आसानी से, वहां का देश यानी ईरान पूरी तरह से बटा हुआ है।
तो खामिनी की जगह कोई ना कोई और आ जाएगा जिसके पास में वो सारा सपोर्ट चला जाएगा जो खामिनी के पास में है। तो यहां पे ना अगर ईरान को बचाना है तो देखो थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा यूएस को, अदरवाइज सिचुएशन देखो इराक की तरह हो जाएगी, जैसा इराक में हुआ था 2001 में, जैसे लीबिया में हुआ, वहां पे यूएस ने इंटरवेंशन किया, देश तबाह हो गए वो। आज भी सिविल वार चल रहा है लीबिया में यूएसए के इंटरवेंशन के बाद में। और देखो हम भी नहीं चाहते इस रीजन में लीबिया जैसा हाल हो, तो ना एंगेज करना चाहिए लगातार यूएस को ना ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, और ईरान को ना लोगों को मारने के बजाय भाई रिफॉर्म लाने चाहिए, क्योंकि अब आपका समय जा चुका है, अब आप रिफॉर्म लेके आओ। अगर देखो सिस्टमेटिक ढंग से, इंक्रीमेंटल ढंग से रिफॉर्म आएंगे ना तो सिस्टम बच सकता है, ईरान स्टेबल रह सकता है। अदरवाइज वैसे यूएसए ने इंटरवेंशन करने की कोशिश की तो वो देश तबाह होगा और पूरे रीजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो रिफॉर्म आते हैं भाई सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। अगर बिल्कुल आप सिस्टम को 1 मिनट में चेंज करने की कोशिश करोगे तो जाहिर तौर पे कैओस क्रिएट होगा या नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।